वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज़ द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाइड, गिव रीज़न। कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उनका यूज़ क्या जस्टिफाइड है? इसमें मैंने आंसर के रूप में लिखा है यस द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज जस्टिफाइड। अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी। पॉपुलेशन कंट्रोल ना होने से उसके बड़े बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पढ़ते हैं हम। देखो, अदरवाइज इट विल लीड टू ओवर पॉपुलेशन। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी, विच हैव फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि एक कपल अगर हम देखें ऑन एन एवरेज, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ ना करें इन द लाइफ टाइम इट कैन प्रोड्यूस 13 चिल्ड्रन। 13 भी हम ना लें, एवरेज 8 चिल्ड्रन कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन एन एवरेज बाय द कपल। तो उस हिसाब से तो पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। दैट इज़ वाई द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज़ जस्टिफाइड। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन देखो क्या है। स्पेस की दिक्कत है। आज भी खेतों में लोग मकान बना रहे हैं क्योंकि मकानों के लिए जगह नहीं मिल रही है। टू अकोमोडेट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डिफोरेस्टेशन इज डन। जंगल कट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन फर्दर कोज प्रॉब्लम लाइक सोइल इरोजन एंड फ्लड्स। और उससे सोइल इरोजन होता है, फ्लड होता है, खेतों के लिए ज़मीन नहीं बचेगी। फूड ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन साइज पीपल आर नॉट एबल टू गेट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मिलने में दिक्कत है। एंड सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन हो जाता है क्योंकि लोगों को काम नहीं मिलता, गरीबी होती है, उसके कारण वो बैलेंस डाइट नहीं ले पाते। आज भी ये स्थिति है इंडिया के अंदर, लेकिन इससे भी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करेंगे। इट रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट। ये बड़ी समस्या आज देश में, विच कोजेज फ्रस्ट्रेशन एंड एजिटेशन इन द अनएम्प्लॉयड यूथ। डियर स्टूडेंट्स, इसमें समझाने का बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको पॉज करके तुम नोट्स लिखते जाएंगे ताकि तुम्हारे क्वेश्चन आंसर के रूप में तुम्हें ये पता चल जाएगा, तुम लिख पाओगे आंसर। इट रिजल्ट इन लोअर स्टैंडर्ड्स एजुकेशन स्टैंडर्ड ड्यू टू रश इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये तुम देखते ही हो, एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो पुअर होता जा रहा है ड्यू टू द पॉपुलेशन। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, अदरवाइज देयर शुड बी ओनली 25 स्टूडेंट्स। एक टीचर 25 स्टूडेंट्स को ही लगभग हैंडल कर पाता है, लेकिन ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास इज़ मोर। ओवर पॉपुलेशन लीड टू पोल्यूशन भी होता है इससे, ड्यू टू द इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑटोमोबाइल। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स होंगे, इंडस्ट्रीज़ होंगी, उससे पॉल्यूशन बढ़ता है। ओवर पॉपुलेशन कोजेज प्राइस राइज। ये कॉमन पॉइंट है, तुम पढ़ते रहे होंगे। इट आल्सो रिजल्ट इन एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी की कमी रहती है, बिजली नहीं आती है, जैसे गाँव में आज भी स्थिति खराब है। तो ये मोर पीपल इन स्मॉल एरियाज ब्रीड अनहाइजेनिक कंडीशन कोजिंग डिजीज़। कम एरिया में जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो उससे अनहाइजेनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं। आज भी हम देखते हैं स्लम एरिया में बड़ी बुरी हालत है और उससे अनहाइजेनिक कंडीशंस, लोगों को जो है टॉयलेट्स नहीं मिल पाते हैं प्रॉपर, और ओपन डेफिकेशन होता है, उससे भी डिजीज़ फैलती हैं। ओवर पॉपुलेशन लीड टू इको डिग्रेडेशन होता है। इको डिग्रेडेशन का मतलब जैसे जंगल कट रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है जानवरों का, उसको हम इको डिग्रेडेशन बोलते हैं। बाय इंक्रीजिंग पोल्यूशन के कारण भी होता है। नदियों का पानी ख़राब हो रहा है, ये इको डिग्रेडेशन है। नदियों का पानी ख़राब होने से उसमें जानवर जो जीव हैं नदियों में रहने वाले वो मर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड इको डिग्रेडेशन। तो ड्यू टू अबव सेड रीज़न द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर टू चेक दिस population growth rate, and that is why we say that contraceptives are necessary. अब हमने कुछ स्टेप्स लिखे हैं जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने लिए हैं या लिए जा सकते हैं। देखो, मोटिवेट द स्मॉल फैमिलीज़। अब जो स्टेप लिए जा सकते हैं, मोटिवेट किया जाए स्मॉल फैमिलीज़ को बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। मतलब लोगों को मोटिवेट करें कि स्मॉल फैमिली के हम लाभ बताएं, भी ये होगा उससे। मास मीडिया लाइक रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पोस्टर्स एट्सेट्रा, मास मीडिया भी उनको प्रमोट करे कि छोटी फैमिली होगी तो ये लाभ होंगे। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्ले इम्पोर्टेंट रोल, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय शोइंग ए हैप्पी कपल विद टू चिल्ड्रन विद ए स्लोगन हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू। ये गवर्नमेंट का एक स्लोगन है स्मॉल फैमिली के लिए। मैनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन। अब तो जो अर्बन है
उनमें एक चाइल्ड नॉर्म भी चला है। लेकिन हमारे देश में समस्या क्या है, देखो मेन समस्या है कि जिस कपल के पास इनकम है, जिस कपल के पास 4 कमरों का हाउस है, जो कपल 4 बच्चों को पाल सकता है, वो उसके पास तो 2 बच्चे हैं। एजुकेटेड पीपल हैव लेस चिल्ड्रन, वेयर एज इलिटरेट पीपल जो सड़क के किनारे हैं, रोड साइड पे लोग रहते हैं, और जो इलिटरेट हैं, इवन मैं तो उनको कहूँगा द स्टूपिड वन, दे हैव मोर चिल्ड्रन। तो डेमोग्राफी बड़ी तेज़ी से उल्टी दिशा में जा रही है। अभी एजुकेटेड जो लोग हैं उनके बच्चे कम हैं, जो इलिटरेट हैं उनके बच्चे ज़्यादा हैं। तो अर्बन पीपल, वही बात है, यहाँ पर क्या लिखा है, मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडोप्टेड 1 चाइल्ड नॉर्म। उन्होंने तो 1 चाइल्ड नॉर्म अडोप्ट कर लिया है। लेकिन जो इलिटरेट हैं और कुछ मैं कहूँगा कि रिलीजन भी कुछ रिलीजियस टबू लगा लेते हैं लोग कि हमारे धर्म में तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ है वो अलाउड ही नहीं है। इस तरह की भी बात इंडिया में करते हैं कुछ लोग, विच इज़ नॉट राइट। तो सो एजुकेशन आल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिलीज एंड इल इफेक्ट ऑफ लार्ज फैमिलीज। गवर्नमेंट ने एज भी बढ़ाई है, स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स। अब भी हम देखते हैं कि कुछ लोग इससे भी कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं। जो मज़दूर तबका है, जो लेबर क्लास है, यूजुअली तुम भट्ठों पर देखोगे काम करने वाले, उसमें तुम्हें मिलेगा कि 13-14 साल में भी शादी कर देते हैं। तो ये वैसे गवर्नमेंट ने ये कानूनन उम्र है कि इससे कम लड़की की शादी नहीं की जा सकती है। एंड दैट ऑफ द मेल 21 ईयर्स, और आदमी की 21 ईयर है। इंसेंटिव गिवन टू कपल विद स्मॉल फैमिलीज आर 2 ऑफ द अदर मेजर टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। इंसेंटिव दिए जाते हैं, वो वैसे बहुत कम है, नाम का ही इंसेंटिव है, बट दैट इज़ गिवन विच अंडरगो सर्जरी। जो कपल जो हैं 2 बच्चों के बाद ऑपरेशन करा लेते हैं, वैसोक्टोमी या ट्यूबोक्टोमी, उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो ये है कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है कमिंग टू मेमोरी, ये पढ़ लेना, बस इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में कम आता है, कॉम्पिटिटिव में कोई पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए ये। फैमिली प्लानिंग मेथड्स, इंडिया वाज फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग इन 1951। ये तो सिलेबस की ही बात है वैसे। फर्स्ट कंट्री था इंडिया 1951 में जिन्होंने फैमिली प्लानिंग एज ए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम अडॉप्ट किया। गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। गवर्नमेंट इसको मतलब इसके लिए फैसिलिटेट करती है, पैसे भी देती है 1951 में, लेकिन तब भी इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाई। देन इन 1976 इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कंपल्सरी स्टरलाइजेशन। कंपल्सरी स्टरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया कि जिसके 2 बच्चे हैं 76 के अंदर, जिसके 2 बच्चे हैं उसको पकड़ो और उसको ऑपरेट कर दो। इस तरह का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया, लेकिन उसका विरोध हुआ। विरोध इसलिए हुआ कि क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुआ। अधिकारियों ने ये भी नहीं देखा कि लड़का मैरिड है या नहीं है, पकड़ा और ऑपरेट कर दिया, जिसके कारण बड़ा ज़बरदस्त रजिस्टेंस हुआ और सरकार भी गिरी उस कारण से। बट ड्यू टू पब्लिक रजिस्टेंस दिस प्रोग्राम वाज अगेन चेंज टू वॉलेंट्री प्रोग्राम। वॉलेंट्री पे कर दिया कि जो अपनी इच्छा से ऑपरेट कराना चाहे 2 बच्चों के बाद वो कराए, नहीं तो ना सही। लेकिन आज की ये ज़रूरत है, मैं कहता हूँ कि कंपल्सरी स्टरलाइजेशन जो है आज की ज़रूरत है। अगर हम ये नहीं अडॉप्ट करेंगे तो इंडियन पॉपुलेशन दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बट आफ्टर द एफर्ट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फॉर 50 ईयर्स, 50 साल के बाद भी बर्थ रेट इन इंडिया हैज़ कम डाउन ओनली स्लाइटली, बहुत कम, यानी 41.7 था 1951 के अंदर, जो 28.7 तक ही आया है, जबकि डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और 1997 में और 26 है ये 2001 में पर 1000। इन इंडिया लैक ऑफ फीमेल लिटरेसी, हाई फर्टिलिटी रेट, यानी फीमेल्स को लोग कम पढ़ाते हैं, लड़कियों को, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, लो यूसेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स कम यूज़ करते हैं, आर द प्रोबेबली फोरमोस्ट रीज़न फॉर लैक ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन कंट्रोल। ये मेन रीज़न है जिसके कारण पॉपुलेशन कंट्रोल का जो प्रोग्राम है इंडिया में इतना सफल नहीं हो पाया। नाइदर कैथोलिक नॉर मुस्लिम फेवर बर्थ कंट्रोल मेजर इन इंडिया। इंडिया में ना तो ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन
और मुस्लिम जो है वो बर्थ कंट्रोल को फेवर नहीं करते हैं, ये भी इसका एक रीज़न है। बर्थ कंट्रोल मेजर, दीज इंक्लूड मेजर टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। दीज इंक्लूड, ये बर्थ कंट्रोल मेजर्स क्या हैं जिसमें वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। यानी बर्थ कंट्रोल मेजर में तो कॉन्ट्रासेप्टिव ही आता है, और कॉन्ट्रासेप्टिव के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव किसको कहेंगे हम, ये है क्वेश्चन। देखो तो क्वेश्चन क्या है अभी, बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या है, इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली। पहले तो ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब उसको कोई दिक्कत ना हो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने में, ईजिली अवेलेबल हो, मार्केट में आसानी से उसको मिल जाए, इफ़ेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो। इफ़ेक्टिव हो मतलब उसका ये नहीं कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं फिर भी जो है कोई यंग वन पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया तो बच्चा नहीं होना चाहिए। रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल का मतलब क्या है, कई बार मान लो किसी फैमिली ने एक कॉन्ट्रासेप्टिव से कंट्रोल किया 2 बच्चों के बाद, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोई ट्रेजेडी हो जाती है, बच्चा मर जाता है, तो वो दोबारा से बच्चा हो सके, उनको ऐसा रिवर्सिबल होना चाहिए विद नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट ना हो उसके। इट शुड बी नो वे इंटरफियर विद द सेक्सुअल ड्राइव, इंटरफेरेंस ना करें सेक्सुअल ड्राइव में, डिज़ायर में और सेक्सुअल एक्ट में। ये इसके करैक्टरिस्टिक हैं, तुम्हारी बुक में है ये, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। देन वी कम टू द नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के नाम लिखें। तो वाइड रेंज है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, देखो ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर अवेलेबल विच आर ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर 1, यहाँ से शुरू करें तुम, ये 2 लाइनें चाहे ना भी लिखें, यहाँ से लिखें पेपर में आए तो पॉइंट बनाकर। नंबर 1 नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, नंबर 2 बैरियर मेथड, नंबर 3 IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है, आगे लिखा हुआ है हमने, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। तो 7 मेथड हैं, हम याद करें ये, लिखें इनको। नाउ वी कम टू द व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ये क्वेश्चन आ जाता है भी, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखें, उनको एक्सप्लेन करें। मैंने एक एक करके कर दिया ये। नंबर 1 पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस, देखो एक बात ध्यान से, इसमें पीरियोडिक एब्सटिनेंस की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। जो हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि एग कब रिलीज होता है, ओवुलेशन कब होती है, ओवुलेशन फीमेल में ओवुलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर, 14th डे एग रिलीज होता है, अबाउट 14th डे। यानी ये वो दिन है, अगर स्पर्म इस दिन आएंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हम कहते हैं कि इसको भी हम एकदम एग्जैक्ट नहीं मानते, अबाउट मानते हैं। हम कहते हैं कि 10th डे से लेकर 17th डे तक ये वो पीरियड है व्हेन द फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस, जब फर्टिलाइजेशन हो सकती है, जब एग कैन बी फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म। सो अगर इन दिनों में कॉपुलेशन ना हो, यानी मेल और फीमेल इकट्ठे ना आए, देन द प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड, फर्टिलाइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड। तो इसको हम भी इन दिनों में अब्सेंट रहें फ्रॉम द कोइटस, और मेल और फीमेल डू नॉट कम टुगेदर ड्यूरिंग दीज डेज। So in these couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle, period of expected ovulation, ये इसी दौरान ओवुलेशन होने के, it is called fertile period। तो क्वेश्चन बनता है what do you mean by periodic abstinence, तो ये आंसर है 1-2 नंबर का क्वेश्चन। Second natural method is coitus interruptus or withdrawal, involve withdrawal of penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination। देन देर इज़ लैक्टेशनल एमरोइया। लैक्टेशनल एमरोइया क्या है, देखो जब तक यंग वन, जो मान लो एक यंग वन पैदा हो गया फीमेल को, जब तक यंग वन मदर मिल्क फीड करता है, अपनी मदर से फीडिंग लेता है, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होती है। और जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू ना हो तब तक यंग वन होने के चांस नहीं रहते हैं। एल्दो दिस मेथड इज़ नॉट 100% श्योर, बट 2-3-4 मंथ तक इसमें हम इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। सो दिस इज़ लैक्टेशनल एमरोइया, इसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी लैक्टेशनल का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन, और एमरोइया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी ड्यूरिंग द मिल्क प्रोडक्शन
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद रहती है. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्रेगनेंसी डू नॉट टेक प्लेस even if the coitus take place. During the period of intense lactation, intense ज़्यादा जब तक हो, after the parturition, parturition इन बच्चे के जन्म के बाद, the mother does not undergo menstruation and ovulation. मदर में ना menstrual cycle होती है ना ovulation होती है, egg release नहीं होता. Therefore as long as mother breast feeds the child fully, जब तक मदर पूरी तरह से बच्चे को मिल्क पिलाती है तब तक chances of conceptions are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to period of 6 months. ये 6 महीने तक ही कारगर है कहते, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये 6 महीने तक भी कारगर नहीं है. एक्चुअल में इसमें फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं. Though the chances of failure of these methods are also high. As no medicines or devices are used in these methods, नेचुरल मेथड में कोई मेडिसिन यूज़ नहीं होती. देयरफॉर साइड इफ़ेक्ट होने के चांस बिल्कुल कम है. लेकिन मैंने बताया भी ये जो है इसमें इसके फेल होने के चांस भी रहते हैं. साइड इफ़ेक्ट्स आर ऑलमोस्ट नील. चांसेस ऑफ फेल्योर दो ऑफ दिस मेथड आर आल्सो हाई. क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन लैक्टेशनल एमेनोरिया. आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको हम याद करें. तो आज हम इतना ही करें. कल हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पर करेंगे बैरियर मेथड्स. तो डियर स्टूडेंट्स, तुम इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें. थैंक यू.